हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सीएमए फाइनल के एग्जाम्स फाइनली शुरू हो चुके हैं एंड आप लोग अपना पहला एग्जाम दे करके आ चुके हो। अब अगला पेपर है अपना एसएफएम का पेपर नंबर 14। ये पेपर को लेकर के बहुत ज्यादा एक टेंशन रहता ही है आपके माइंड में, अभी भी होगा। एक फाइनल पीस ऑफ गाइडलाइंस मेरी तरफ से, आप समझ लीजिए यही एग्जाम बूस्टर है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं एंड ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत मदद करेगा। देखो, ये बात 100% श्योर है कि अपने जो तैयारी अपने करे हैं एसएफएम के लिए, वो तैयारी जो आज तक की है वही मैटर करती है कि आगे एग्जाम कैसा जाएगा। ये इस बात पे कोई डिपेंडेंस नहीं है कि अगले 1.5 दिन तक आप क्या कर रहे हो। सो अगले 1.5 डेज इतना मैटर नहीं करेंगे, आपने जो पहले तैयारी करी है वही मैटर करेगा। बट फिर भी ये स्ट्रैटेजिक इनपुट जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर इतना भी आपको आइडिया हो गया तो आपके लिए डेफिनेटली एडेड एडवांटेज है। तो वो एडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए क्या कैसे पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, मोस्ट कॉमन गाइडलाइन में मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि डू ओनली इफ यू नो। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अब देखो, आमतौर पे हम लोग क्या करेंगे, पेपर देखेंगे, पेपर देख करके ऐसा लग रहा है यार प्रैक्टिकल तो बन नहीं रहा, तो हम लोग थ्योरी में जाएंगे और सोचेंगे थ्योरी को अटेम्प्ट कर लेते हैं। थ्योरी आता नहीं है लेकिन कुछ भी लिख देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि थ्योरी आता नहीं है और कुछ भी लिख देंगे और फिर भी मार्क्स मिल जाएगा, तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला। आपको थ्योरी आती रहेगी, थ्योरी आती है 4 या 5 नंबर की, तो अगर आपको आती रहेगी आप उसे अटेम्प्ट करोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। नहीं आती रहेगी, आप फालतू का अटेम्प्ट करोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू जस्ट राइट एनीथिंग इन द थ्योरी और सोचे कुछ मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। प्लीज उसको जबरदस्ती लिख करके अपना टाइम भी वेस्ट मत करना। अब बात आती है प्रैक्टिकल्स की। सर प्रैक्टिकल्स में भी क्या ये बात लागू होती है कि जो हमको आता है वही हमसे बनेगा? द आंसर इज यस एंड इट इज एन एक्सप्लिसिट यस, कोई कंडीशनल यस नहीं है। देखो, आपने जितनी प्रैक्टिस करी है उन सभी में आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पोर्टफोलियो में देख लो, ट्रेनर और शार्प और ये सब कितने सारे टाइप के आपने सवाल बनाए हैं। सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, व्हेन वी कम इनटू रिस्की प्रपोजल तो आपने सी अप्रोच बनाया, आरएडीआर अप्रोच बनाया। बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे अप्रोचेस आपने सॉल्व किए हैं। उन्हीं से मिलता जुलता हुआ अगर कोई सवाल आता है जिसमें कोई एकदम अतरंगी चीज नहीं आई है, ऐसा लग रहा है सब कुछ देखा देखा सा स्टफ है, 2-1 सवालों को मिक्स करके बनाया गया है, तब तक भी मैनेजेबल होगा। बट अगर आप सवाल में अचानक से जाएं और अचानक से चमक जाए कि ये क्या चीज का सवाल आ गया, लेट मी अश्योर यू विद दिस कि अगर एकदम अतरंगी कुछ आ गया तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल्स के साथ मैं बात करता हूं, अगर हम बात करें अपने सिक्योरिटी एनालिसिस की, तो आज तक का हिसाब किताब ये रहा है कि सिक्योरिटी एनालिसिस से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम डीडीएम विच इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उसमें 3 स्टेज मॉडल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। और एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम कन्वर्टेबल डेट। अभी तक जितने एग्जाम्स हुए ऐसा ही हुआ है। व्हाट इफ कन्वर्टेबल डेट वाले क्वेश्चन में अब सीधा जीडीआर का एक क्वेश्चन आ जाए? कैसा हो सकता है? द आंसर इज यस, एकदम हो सकता है। व्हाट इफ एक बाईबैक का क्वेश्चन आ जाए? कैसा हो सकता है? एकदम हो सकता है। मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस जो कराए थे, जिसमें सीए फाइनल में जो आ रहा है उसके बारे में बात करी थी, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे। तो इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में अचानक से प्रकट हो जाए, देयर इज अ ग्रेट चांस मोस्ट स्टूडेंट्स उसको कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे सवालों को लेकर के टेंशन नहीं लेना चाहिए। जब कोई ऐसा सवाल है जिसमें सबकी हालत खराब है, ठीक है, तो उस सवाल में आप खुद पे अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। द क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, द पेपर कुड बी सॉल्व्ड अदरवाइज एज वेल। वो क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है जो आपको देख करके लग रहा है आपसे नहीं बनेगा। सो पहला प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, आपको जितना आता है आप वो करिए, आप बहुत सुकून से अपने पूरे पेपर को फिनिश कर पाएंगे। दूसरा, 60-40 स्ट्रैटेजी पे जरूर ध्यान दीजिए। 60-40 स्ट्रैटेजी मेरी जो है उसको एकदम ब्रीफली समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि आपको पेपर में पहले 40 मार्क्स लाने के लिए ढूंढने हैं क्वेश्चंस कि मेरे 40 कैसे आएंगे। अब आज की डेट पे पेपर पैटर्न इतना गजब है कि 30 मार्क्स का एक्सपोजर तो एमसीक्यूज में ही है। एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड एमसीक्यूज रियली वेल, देयर इज अ ग्रेट चांस दैट यू विल एंड अप स्कोरिंग 20 और मोर ओनली इन एमसीक्यूज। सो अगर आप वो कर सकते हैं, करिए। आप 2-4 क्वेश्चंस देखकर लग रहा है ये तो एकदम बन जाएगा, ये तो कल ही बना के आए, ये तो परसों बना करके आए, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एंड पहले 1 से 1.5 घंटे के अंदर ट्राई कीजिए कैसे भी करके 40 अचीव करने का। मैं उसके ऊपर में भी गाइडेंस दूंगा, सो वेट करिए। तो वो भी आप कर सकते हैं। वो करने से भी ग्रेट एडवांटेज है, आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि आपके 40 आ रहे हैं, आपके 40 आ रहे हैं, पेपर में कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाएगा। सो पहले पूरे पेपर को स्प्लिट कीजिए। 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना वो बाद में सोचिए, पहले अटेम्प्ट करने का सोचिए 40 मार्क्स का। और वो 40 कैसे अटेम्प्ट होगा थोड़ी देर में बता रहा हूं।
आगे डिफिकल्ट पेपर में क्या सोचना चाहिए, ये हम लोग अपने सीए फाइनल के टाइम पे सोचते थे, आपको भी बताता हूं आपके काम का है। एक डिफिकल्ट पेपर में ना ज्यादातर स्टूडेंट्स 100 मार्क्स ऐसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ऐसे में खुद को 100 बोल करके प्रेशर में डालने से बहुत बेटर पता है क्या है, ये सोच के चलो कि इंस्टीट्यूट 2 नहीं 3 ऑप्शंस दे रहा है, मतलब 14 मार्क्स का एग्जाम में छोड़ दे। यस, आपका एनीवेज छूट जाएगा अगर एक पेपर टफ आएगा तो। सो ऐसे में खुद को स्ट्रैटेजिकली तैयार कर लो। पेपर देख के टफ लग रहा है, समझ लो कि ये पेपर 86 मार्क्स का ही है, ये 100 मार्क्स का है ही नहीं। उससे क्या फायदा होता है, आपको सडनली पेपर में ना कंफर्ट आ जाता है कि यार आई एम नॉट लिविंग टू मेनी ऑप्शंस। ये मैं आपको बताता हूं, मैंने भी अपने सीए फाइनल में एसएफएम में स्कोर किया था, बहुत ही बढ़िया 75 स्कोर किया था, बट सच्चाई यही है कि मेरा भी पेपर छूटा था। मेरा पेपर छूटा था 19 नंबर का, 19 मार्क्स का मेरा पेपर छूटा था, उसके बावजूद मैं 75 आया था। सो दैट कैन एब्सोल्युटली हैपन। और वो तब होता है जब आपके पेपर में लगातार आपसे कुछ ना कुछ, मतलब आप देख रहे हो कि यार पेपर बहुत ज्यादा लेंथी है तो पेपर में कुछ ना कुछ छूट रहा है। करेक्ट। सो ये तरह की जो चीजें हैं ये डेफिनेटली हो सकती है, हर किसी के साथ हो सकती है। सो प्लीज ध्यान देना कि पेपर 86 मार्क्स का भी अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो अ फेयर डील, दैट इज नॉट बैड। हाँ, लेकिन ये सिर्फ डिफिकल्ट पेपर के लिए मैं बोलूंगा। अगर पेपर इजी आ रहा है, देखा देखा लग रहा है, तो मत छोड़ना, तब पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना। अच्छा सर, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है? पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले पेपर पैटर्न अच्छे से समझ लो। पेपर पैटर्न में यह है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, देयर इज अ ग्रेट चांस कि इसमें 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे और 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी आपको अलग से पढ़नी ही पड़ेगी, एंड प्रैक्टिकल्स अगर आप डिसेंट तैयारी किए हो, लगभग सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो ये जरूर बनेंगे आपसे। ये 9 एमसीक्यूज में 9 के 9 अगर आप करेक्ट करते हैं तो 18 मार्क्स तो यहीं आ जाएंगे आपके। एंड ऑब्वियसली थ्योरी में कुछ और अच्छा सा स्ट्राइक करना है, एंड यू हैव टू एम फॉर 20+ इन द एमसीक्यू कैटेगरी। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B में, या तो फ्रॉम कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग सेक्शन। एंड सच बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ क्लास अच्छे से करी है, यू हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस अलोंग विद मी, यू हैव प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस अलोंग विद मी, देयर इज अ ग्रेट चांस कि कैपिटल बजटिंग और लीजिंग के सवाल आपसे एग्जाम में बनेंगे। बट इसके साथ में एक नोट 1 है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 3B, विच आई थिंक शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। ये पहला सवाल होगा क्योंकि इसमें द चांस ऑफ गेटिंग मार्क्स इज वे हायर। रिस्की प्रपोजल्स आमतौर पे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछता है। दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सीई अप्रोच, आरएडीआर अप्रोच, सिमुलेशन, बेसिक सवाल हैं। सो अगर आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार किया है, सिनेरियो, सेंसिटिविटी सब कुछ देखा है, देयर इज अ ग्रेट चांस कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 7 आउट ऑफ 7 ऑन दिस एरिया। इसके अलावा जो सेकंड पोर्शन है वो है सिक्योरिटी एनालिसिस का, सॉरी इसी में सिक्योरिटी एनालिसिस का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अभी तक के पैटर्न के हिसाब से डीडीएम का क्वेश्चन, यानी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का। अब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो सवाल है, मुझे लगता है वही कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के सवाल आने के चांसेस थोड़े कम हैं। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल्स के चांस और भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर डीडीएम ही कंटिन्यू हुआ तो बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न ये सवाल एक इजी सवाल आएगा 3 स्टेज डिविडेंड मॉडल का या 2 स्टेज डिविडेंड मॉडल का। वहां तक आया तो इट विल बी अ फ्री मार्क्स, सबको फ्री में मार्क्स मिल जाएगा। ज्यादा इसमें एक वाईटीएम का सवाल या फिर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का सवाल इंटीग्रेट किया जा सकता है। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन यील्ड टू कॉल, और दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन करंट यील्ड वगैरह। तो ये देखना है किस तरह का सवाल ये बनाते हैं। बट अभी तक जितने पेपर आए हैं उसमें ये इक्विटी वैल्यूएशन के इर्द गिर्द का ही सवाल रहा है, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस दैट दैट विल कंटिन्यू। हाँ, इंस्टीट्यूट इसमें 1-2 अटेम्प्ट में ऐसा किया है कि सवाल पटका है ऐसा जबरदस्त कि एक बार उसको डिकोड करने में टाइम लगा है, बट फिर भी वो सवाल इजी थे। तो अगर यहां पे कोई सवाल आता है, फर्स्ट इन्फ्रेंस में यही समझना कि वो सवाल बनने लायक होगा। पढ़ने में टफ लग रहा है तो ट्राई करना धीरे धीरे डिकोड करने का, बट ये मिस आउट मत करना। आई थिंक दिस विल बी अ फ्री गुड मार्क्स स्कोरर एरिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3A 3B मेरे हिसाब से अच्छे से स्कोर करोगे। मैं इसके ऊपर में भी नोट 2 मेंशन करूंगा, तो आप वो भी पढ़ना। फिर 4A और 4B आएगा फ्रॉम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड म्यूचुअल फंड्स। यहां पे भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो म्यूचुअल फंड देखा सवाल आएगा, एंड म्यूचुअल फंड्स देखा हुआ सवाल आएगा, आप देखा हुआ फटाक से सॉल्व कर देना। सिक्योरिटी एनालिसिस में आता है कन्वर्टेबल डेट। अभी तक तो कन्वर्टेबल डेट आ रहा है, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस दैट कन्वर्टेबल डेट विल कंटिन्यू, बट फॉर दिस टर्म एंड इनफैक्ट फॉर एवरी टर्म आई विल ऑलवेज टेल यू टू इवन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन राइट्स इशू। अब इसके लिए कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? अगर आप अभी तक भी खोज रहे हैं तो नोट नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है, मैं बता दूंगा आपको कहां से प्रैक्टिस करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5A और 5B में। 5A 5B विल कम फ्रॉम पोर्टफोलियो। ये वही डिसेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमने मेगा रिवीजन वगैरह में कवर किए हैं, उन्हीं में से फंसेंगे, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस कि देखा हुआ और पढ़ा हुआ रहेगा तो पोर्टफोलियो का ये सवाल आपसे दोनों बन जाएगा 5A एंड 5B। क्वेश्चन नंबर 6A और 6B, डेरिवेटिव से क्या आएगा सर? सो डेरिवेटिव्स में पहला क्वेश्चन
ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली देखा गया है, वो सवाल आता है जहां पे ये लोग पहले आपसे पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करवाते हैं, फिर बोलते हैं इस बीटा को हमको हेज करना है, हेज करेंगे तो कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट करें, फिर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, ऐसे सब क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत सारे सवाल हमने इस तरह के बनाए हुए इन द क्लास एज वेल। मुझे लगता है फॉरवर्ड हेजिंग के सवाल इन डेरिवेटिव्स, पहला सवाल तो इसी में से दिख जाएगा। दूसरा क्वेश्चन विल बी ऑन ऑप्शंस। ऑप्शंस में ढेरों वैरायटी है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन रिस्क न्यूट्रल मेथड, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम बीएसएम ब्लैक-शोल्स, आमतौर पे नहीं आता बट दैट कैन कम। इसके अलावा दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन पुट कॉल पैरिटी या फिर बेसिक क्वेश्चंस ऑन ऑप्शंस एज वेल। जो भी पूछा जाएगा ऑप्शंस पे ये सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा है, सो दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B। 7A और 7B में फॉरेक्स का एक सवाल तो आएगा सिंपल, जिसमें दे विल आस्क यू क्वेश्चंस बेसिक कि भाई हमारा एक ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में आज कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 3 महीने बाद करें तो क्या होगा, लोन लेके करें क्या, जल्दी करें क्या, बेसिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। दैट वुड नॉट बी डिफिकल्ट, वो होगा स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड। बट एक सवाल देयर इज अ गुड ग्रेट चांस दे विल आस्क यू ऑन हेजिंग। हेजिंग में फॉरवर्ड कवर, मनी मार्केट कवर, ऑप्शंस कवर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों देख करके जाने चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन कोई भी देख लो, आपका तैयारी हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो ये होगा फॉरेक्स पे पहला क्वेश्चन, जिसमें दे विल आस्क यू फॉर फॉरवर्ड या ऑप्शन कवर या फिर मनी मार्केट कवर, एंड एक क्वेश्चन होगा ऑन सिंपल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अगेन इस पे भी मेरा एक नोट है, इस नोट को जरूर पढ़ना है, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 8A, 8B एंड 8C ये आएगा थ्योरी से, जिसमें 2 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 5 नंबर के, 5 मार्क्स ईच एंड 1 4 मार्क्स ईच। अटेम्प्ट ओनली इफ यू नो इट, नहीं तो छोड़ देना, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये भी मैं बता देता हूं। नोट्स में पहला नोट मेरा कैपिटल बजटिंग और लीजिंग को लेकर के है, जिसमें मैंने लिखा है अटेम्प्ट तभी करना जब आप कॉन्फिडेंट फील करें। ये वो एरिया नहीं होगा जहां पे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत कम चांस है। देयर विल बी अ क्वेश्चन जो कि शायद देखा हुआ नहीं होगा, बट आपको सवाल पढ़ करके देखना है कि इसमें पूछा गया है। एनपीवी पूछा तो आमतौर पर इजी सवाल होगा। अगर आपको पूछा क्वेश्चन ऑन पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, तब तो समझ लो लॉटरी लग गई आपकी। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं जाकर के लाइफ डिस्पैरिटी का कुछ फीलिंग आ रहा है, जरूर वो भी देखिए। रिप्लेसमेंट है, थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, पढ़ना पड़ेगा सवाल को। सो ये डिपेंड करता है कि सवाल क्या कह रहा है। व्हेन इट कम्स टू लीजिंग, आमतौर पे अगर लीजिंग की अच्छी प्रैक्टिस है तो सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। लीजिंग इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टॉपिक, कुछ बच्चे घबराते हैं इससे। अब वही चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे नोट नंबर 1 में, अगर आपको कैपिटल बजटिंग और लीजिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का नहीं सोचेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 विल गो इनटू द जोन वेयर यू विल बी लिविंग द क्वेश्चन। बट अगर आप कॉन्फिडेंट है इन दोनों चैप्टर्स में तो आपको इन दोनों को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B को। फिर आता है सिक्योरिटी एनालिसिस का डीडीएम वाला पोर्शन, जिसमें 3 स्टेज डीडीएम आने का चांस है, वो बहुत इजी होगा। इसमें कुछ यूनिक क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पे इंस्टीट्यूट आपके साथ थोड़ा खेला करेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने का चेष्टा करेगा। अगर ऐसा होता है, बिवेयर रहना है, कहीं पे भी लगे कि भैया ये थोड़ा सा अलग अतरंगी सवाल आया है, पहले अटेम्प्ट मत करना उसको। मैं ये नहीं कह रहा उस क्वेश्चन को छोड़ना है, पर उसको पहले अटेम्प्ट मत करना। समझ रहे हो मेरी बात? ओके। थर्ड पॉइंट इज कन्वर्टेबल डेट एंड राइट्स। इस पे मेरे को ऐसा लगता है कि 100% चांस है कि इंस्टीट्यूट अपने सीए फाइनल के प्रैक्टिस मैनुअल वाले हिस्से से पूछेगा। ऑल्दो लास्ट टाइम पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको इस तरह का कोई भी काम करने का, मैं पहले भी रेकमेंड कर चुका हूं इन माय प्रीवियस मैराथन्स एज वेल, बट इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट का जो सिक्योरिटी एनालिसिस का प्रैक्टिस मैनुअल वाला हिस्सा है वो मैं लिंक दे रखा हूं, जस्ट इन केस आपके पास बहुत बंपर टाइम है कि नहीं भैया हम तो सिक्योरिटी एनालिसिस के इस एक ही सवाल के लिए हम बहुत बढ़िया मेहनत करना चाहते हैं, यू कैन गो हेड, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। हालांकि सिमिलर क्वेश्चंस सीएमए एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगेन आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पर मैं अश्योर करता हूं कि सीए फाइनल के प्रैक्टिस मैनुअल से ही ये क्वेश्चन आने वाला है, जो भी आएगा फ्रॉम कन्वर्टेबल डेट या फिर राइट्स। पोर्टफोलियो के लिए मेरा यही कहना है, यूजुअली मैनेजेबल है। अगर आपने अपनी क्लास में अच्छे से किया हुआ है, अपने स्टडी मैट को किया हुआ है, मेगा रिवीजन किया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। डेरिवेटिव्स के लिए मैंने आपको बोला ही है कि वेल प्रैक्टिस कैंडिडेट्स के लिए ये सेक्शन मैनेजेबल हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा फ्रॉम फॉरवर्ड हेजिंग वगैरह, वो बेसिक आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा फ्रॉम ऑप्शंस। तो अगर आप ठीक ठाक तैयारी करके रखे इन डेरिवेटिव्स, ये मैनेजेबल होगा। फॉरेक्स मुझे लगता है आमतौर पे ये थोड़ा ट्रिकी एरिया होता है, दिस इज नॉट वेरी वेरी इजी टू सॉल्व, सो देयर इज अ ग्रेट चांस दैट क्वेश्चन नंबर 7 मे नॉट बी दैट मच वेलकमिंग। ये उतना वेलकमिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, बात का ध्यान रखना। अब फाइनली आता कि सर अटेम्प्ट कैसे करना है ये बताओ। तो मेरा ये कहना है आपको शुरुआत में 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जब मैं 4 की बात कर रहा हूं तो मैं 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो पहले 28 मार्क्स के लिए मुझे जो लगता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में कोई 2 क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए।
इनमें से चांस ज्यादा है कि आप इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बना लोगे, जो भी बनाओगे उसका ए बी दोनों बनाना पड़ेगा। वैसे मत करना कि एक का ए बनाया एक का बी बनाया, मार्क्स वैसे नहीं मिलेंगे। सो आप जो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं ये देखना है कि आपको क्या वो पूरा आता है, नहीं आता है तो दूसरा हल्का फुल्का डाउट हो रहा है तो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप इनमें से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें 28 मार्क्स का आप अपना टारगेट लेकर के चलिए। मुझे पता है 28 का 28 नहीं आएगा आपका, यू मे बी स्कोरिंग लेसर, कोई मिस्टेक हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, बट इसमें फिर भी अगर आप ओवरऑल 70% भी अपना एफर्ट डाल दें तो मेरे को ऐसा लगता है कि यू विल बी एबल टू स्कोर रियली वेल हियर। फिर आते हैं अपने एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में मैं यही कहूंगा कि एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करके जाइए घर से। एमसीक्यू के नाम पे इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बैंक है, इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चंस कभी दिए हुए हैं, हमने बहुत सारे एमसीक्यू पे वीडियोस डाले हुए हैं, उन सबको आप देख करके जाइए। एमसीक्यू पे डेडिकेटेड तैयारी करके जाइए, यू विल बी हाईली रिवॉर्डेड इन दिस। मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, 20 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो फिर से मैं समझा देता हूं आपको, आउट ऑफ 28 अगर आप 20 स्कोर करते हैं और यहाँ पे 20 स्कोर करते हैं एमसीक्यूज, तो 48 मार्क्स में से 40 तो आप स्कोर कर ही लेंगे, एंड दैट इज आइडियली व्हाट वी वांट। 60-40 की स्ट्रेटेजी में अगर आप पहले 40 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं मैं बता देता हूं। मैनेजेबल सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कम्स फ्रॉम कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग, तो वो मैनेजेबल एरिया हो सकता है, अगर देखा देखा लग रहा है तो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डेरिवेटिव्स, अगर आप अच्छे प्रैक्टिस हैं तो डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस भी मोटा मोटी देखने लायक होंगे, बनाने लायक होंगे। जो 2 क्वेश्चन से मैं थोड़ा फियर करता हूं, मुझे लगता है आमतौर पे एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, वो है क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच कम्स फ्रॉम फॉरेक्स। आमतौर पे ये थोड़ा डिफिकल्ट एरिया हो सकता है, एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज थ्योरी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को आमतौर पे इसको स्किप करना ही चाहिए। सो ये है आपका पेपर पैटर्न करने का पूरा तरीका। एंड फाइनली वी आर जंपिंग ऑन टू रिवीजन स्ट्रैटेजी कि सर ये जो 1.5 डेज मिलेगा इसमें रिवाइज कैसे करें। तो इसमें रिवीजन करने के लिए मैं बता दूं, आप दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे वाला जो आपको पहला दिन का टाइम मिल रहा है, उस दिन रिस्की प्रपोजल, सिक्योरिटी एनालिसिस, म्यूचुअल फंड और कैपिटल बजटिंग को सल्टाने का चेष्टा करें। एंड मेरे ख्याल से ये सारा मैनेजेबल है। इन सारे चैप्टर्स में आप उन क्वेश्चंस को देखें जिन क्वेश्चंस को आपने मैट में डबल स्टार मारा था, इंपॉर्टेंट लिखा था, ऐसे क्वेश्चंस को आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जिन जिन एरियाज में आपको ऐसे कॉन्फिडेंस है ना कि यार ये मेरे को आता है, ये मेरे से हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे रिस्की प्रपोजल में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, सच बता रहा हूं उसमें कुछ प्रैक्टिस करने को है नहीं। अगर आपको भी ये फील होता है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को प्रैक्टिस करने का कुछ है नहीं, मत करो लास्ट डे पे प्रैक्टिस। आपने जितनी प्रैक्टिस करी, आपको जो याद है उसी के बेस पे आप वो सवाल एग्जाम में बना पाओगे। सो अननेसेसरली डोंट ट्रबल योरसेल्फ इनटू कैलकुलेटिंग समथिंग। इसके अलावा लीजिंग मान लो आप कर रहे हो रिवाइज, तो लीजिंग में इट इज नॉट नेसेसरी कि बार बार आप टेबल्स बनाएंगे, सब कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, वो करने जाएंगे तो समय ही नहीं बचेगा। आपको सवाल देख करके सिर्फ स्टेप्स याद करने हैं कि इसमें क्या बनेगा। टेबल के लिए सिर्फ ये सोचना है कौन से कॉलम बनेंगे। डोंट unnecessarily dive into numerical things। न्यूमेरिकल में फंसोगे पूरे ही फंस जाओगे। कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो पहले दिन का टारगेट ये होगा। अगला दिन जो आपको पूरा दिन मिल रहा है, इसमें मेरे को ऐसा लगता है दैट यू कैन पिक अप पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स, लीजिंग, फॉरेक्स एंड एमसीक्यूज। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि इसमें कई स्टूडेंट है जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो उनके लिए 2 दिन नहीं है, उनके लिए 1.5 ही दिन है, या मैं कहता हूं 1 भी दिन नहीं है, 1.5 छोड़ो 1 भी दिन नहीं है। उनके लिए डे 1 पे ही सब कुछ मैनेज करना होगा आपको। यानी उस केस में आपके पास ये लिबर्टी नहीं है कि आप काम बांट सकते हो, एक ही बार में आपको सब कुछ पढ़ना होगा। और अगले दिन जो अपना डीटी है यानी एग्जाम डे है, उस दिन सुबह उठ करके आप सिर्फ थ्योरी पढ़ करके जाइए। सो ये है पूरा रिवीजन प्लान विद रेस्पेक्ट टू योर एसएफएम। इसमें फॉर्मूला शीट्स अगर बनी हुई है आपकी तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसके अलावा आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को रिव्यू करके जाइए जिस पे आपने इंपॉर्टेंट लिखा था, डबल स्टार मार्क किया था, ऐसा कुछ। इसके अलावा इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मत करिएगा। हाँ, एक बार देख सकते हैं, आप पलटा सकते हैं कि हाँ ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है। स्कैनर देख करके जाइए, उसे आपको एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन देखे हुए होए, वही आपका टारगेट नंबर 1 होना चाहिए। एंड रिमेंबर 40 इज अवर फर्स्ट टारगेट। पहले 1 से 1.5 घंटे में हम 40 मार्क्स स्कोर करना सोचेंगे। अगर वो स्कोर हो गया, उसके बाद 60-65 जो लाना है वो सब लेकर के आएंगे। So ये है my final guidelines, my final piece of advice for all of you, and I hope this really helped. आप सभी को all the best for your upcoming examination. I hope आप एग्जाम बहुत ही बढ़िया करके आएंगे, एंड एग्जाम होते ही बहुत ही जल्दी प्लीज टेलीग्राम पे या कहीं पे भी या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने पेपर को जरूर भेज दीजिएगा, सो दैट वी कैन सेंड यू एटलीस्ट द एमसीक्यू सॉल्यूशंस। पूरा पेपर तो डिस्कस नहीं करेंगे साथ में, लेकिन हाँ एमसीक्यूज भेजेंगे तो कम से कम उसके ऊपर में आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम ओवरऑल पेपर का रिव्यू क्या रहा वो भी मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। सो दैट इज इट फॉर माई साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।